हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बैकग्राउंड और रीजन को समझा था। इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट के इम्पोर्टेंस और फीचर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कह रहा है कि यह जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, यह पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेडिंग जो रिलेटेड अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका है कि इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, उसको पहली बार रिकॉग्निशन दिया गया कि आपके पॉलिटिकल फंक्शंस ये हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये हैं। ओके, मीन्स यहाँ पर अभी सिर्फ रिकॉग्निशन मिला है, सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया है, बाद में चल के इसको सेपरेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रेगुलेट नहीं करेगी और कंट्रोल नहीं करेगी, अब सीधा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डायरेक्टली इंडिया को कोई कंट्रोल करने का उसके पास पावर नहीं रहा, अब जो है सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। ओके, अब समझते हैं फीचर्स को। ओके, तो पहला फीचर्स है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल। जी का मतलब हुआ गवर्नर जनरल। तो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट का क्रिएशन किया गया। जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, अब उन्हीं को डेजिग्नेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, और इनके साथ साथ 4 मेंबर्स को दिया गया ताकि ये 4 मेंबर्स इनको इनके काम में असिस्ट करे। ओके, हेल्प करे। तो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 मेंबर्स, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर्स की यह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। ओके, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो इसे क्या कहा गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर्स, तो इसको क्या कहा गया? इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इसके पास दोनों पावर्स थे और यू कैन से दोनों फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव फंक्शंस लॉ बनाने का भी और उसको एग्जीक्यूट करने का भी। ओके, तो जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए उनके नाम है वैरन हेस्टिंग। ओके, जो पहले गवर्नर जनरल थे उसके नाम है वैरन हेस्टिंग्स। ओके, इस गवर्नर जनरल के साथ साथ जो 4 मेंबर्स थे इनके काउंसिल में, ओके, द गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, जो 4 मेंबर्स थे इनके साथ, और वाज गिवन अ कास्टिंग वोट बट नॉट वीटो। गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया, मतलब उनको जो पावर था उनको वीटो करने का पावर नहीं दिया गया, बल्कि उनके पास एक कास्टिंग वोट था। इन कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि इन केस ऑफ टाई, मतलब ये 4 मेंबर इनके काउंसिल में और एक गवर्नर जनरल, तो किसी भी मैटर पे अगर वोटिंग होती है तो अगर ये 4 मेंबर 2 और 2 के फेवर में और डिसफेवर में होते हैं तो उस सिचुएशन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या करेंगे? कास्टिंग वोट करेंगे, यानी कि वो उस टाई को एंड करेंगे बाय कास्टिंग हिज वोट, तो उसी को कहा जाता है कास्टिंग वोट। तो इनके पास ऐसा एक कास्टिंग वोट है। ओके, कि इन केस ऑफ टाई ये क्या कर सकते हैं? अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर का मतलब किसी चीज़ को इनकार कर देना, आगे किसी प्रपोजल को पास करने से डायरेक्टली इनकार कर देना और डिनाई कर देना, तो ऐसा पावर इनके पास नहीं था। ओके, नेक्स्ट फीचर समझते हैं।
इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या था कि ब्रिटिश किंगडम जो था ना वो 3 प्रेसिडेंसीज में, प्रेसिडेंसीज आप कह सकते हो या फिर टाउन्स कह सकते हो, वो जो प्रेसिडेंसीज थी 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो ब्रिटिश किंगडम 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड थी और ये तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन किया करती थी अभी तक। तीनों प्रेसिडेंसीज जो है अभी तक इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से फंक्शन किया करती थी। बट ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ के जो हेड हुआ करते थे, हर प्रेसिडेंसीज में एक हेड हुआ करता था जिसे गवर्नर कहा जाता था। तो जैसे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उसी तरीके से जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स थे ना, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किनके सबऑर्डिनेट बना दिया गया? सबऑर्डिनेट का मतलब किसी के अधीन कर दिया गया इनको। तो किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या करेंगे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ओके, अर्लियर देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ओके, अर्लियर द 3 वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ओके, तो अब क्या होगा? अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ओके, नेक्स्ट समझते हैं फीचर्स को। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। इस एक्ट को पास किया गया था 1773 में, तो उसके जस्ट 1 साल बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ओके, नेक्स्ट फीचर समझते हैं। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी जो है बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि उसके जो ऑफिशियल्स थे और कह सकते हैं उनके जो सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो गए थे इतनी बुरी तरीके से कि कंपनी तो घाटे में जा रही थी, बल्कि उनके जो स्टाफ्स थे, उनके जो सर्वेंट्स थे, उनके जो ऑफिशियल्स थे वो मालामाल हो रहे थे। तो यहाँ पर इसके पीछे का जो कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे वो क्या थे? बहुत ही करप्ट थे। तो इस एक्ट ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया कि अब किसी तरीके से वो प्राइवेट ट्रेड को कैरी ऑन नहीं करेंगे, इंगेज प्राइवेट ट्रेड में नहीं होंगे और किसी से भी, किसी नेटिव से, किसी वहाँ के लोकल से कोई घूस या फिर प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर समझते हैं। नेक्स्ट है इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया गया है जो कि लंदन से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी। ओके, तो इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना होगा? बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ बैठती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठती थी। तो अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी? रिपोर्ट करेगी अपने रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जितने भी इनके इंडिया में हैं, उन सभी को क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। ओके, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले इंडिपेंडेंटली फंक्शन किया करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी तरीके से रेगुलेशन में नहीं आते थे, अब उनके ऊपर यह एक तरीके से आप कह सकते हो लायबिलिटी हो गई कि अब उन्हें रिपोर्ट करना है अपने रेवेन्यू मैटर्स को, सिविल मैटर्स को और मिलिट्री अफेयर्स जितने भी उनके इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, उन सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना है, रिपोर्ट करना है। ओके, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ओके।